हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको बैंकिंग, फाइनेंस और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेके। जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि कौन से वो दो बैंक है जो यहाँ पे प्राइवेट किए जाएंगे, उसी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि वो बैंक क्यों यहाँ पे प्राइवेट किया जाएगा और उसमें क्या प्रावधान है। अगर बैंक प्राइवेट होगा तो उसमें क्या क्या अड़चनें आएंगी और ये कब तक जो है ये बैंक प्राइवेट हो जाएगा, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको वो वीडियो सुनाता हूँ। देखिए, खबर में दो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, मुझे जो सोर्स ने कंफर्म किया है और ये लगभग तय है कि नीति आयोग ने दो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की सिफारिश की है। ये दो बैंक हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, दूसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और सिर्फ सिफारिश ही नहीं कही, बल्कि इन दोनों बैंकों के नाम को लेकर के नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के बीच में कई दौर के बैठकें हो चुकी हैं। और अब चर्चा ये चल रही है कि इनको किनके हाथों में सौंपा जाए, उसके लिए शर्तें क्या रखी जाए, उसकी बात मैं बाद में करूँगा। लेकिन इसको प्राइवेटाइजेशन करने में जरूरी है कि सरकार बैंक से जुड़े कानून में बदलाव करे। तो दो जो कानून है उसमें सरकार बदलाव करने जा रही है। उनमें से एक है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट। इन दोनों कानून में सरकार बदलाव करने जा रही है और करीब 2 हफ्ते बाद संसद का जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसी मानसून सत्र में इन दोनों एक्ट में बदलाव किया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि सरकार को अपनी 51% से ज्यादा हिस्सेदारी बेचने का कानूनी रास्ता आसान हो जाएगा, सरकार का मैनेजमेंट कंट्रोल निजी हाथों में सौंपने का रास्ता आसान हो जाएगा और बाकी जरूरी प्रावधान भी आसान हो जाएंगे। तो यानी इन दोनों बैंकों के लिए, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निजीकरण की तरफ सरकार सारे रास्ते खोल रही है ताकि इस पर तेजी से आगे बढ़ा जाए। अब कोशिश यही होगी कि चालू कारोबारी साल में हिस्सेदारी बेची जाए। जी, देखिए, ये स्टेक दरअसल पिछले दिनों में लगातार बढ़ा है क्योंकि ये सारे के सारे सरकारी बैंक काफ़ी वक्त से मुश्किल में चल रहे हैं और इनका जो एनपीए साइकिल है वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2016 से लेकर के पिछले 5 सालों से काफ़ी बुरी हालत में है। जब एक एसेट क्वालिटी रिव्यू किया गया था, जब रघुराम राजन साहब आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, तो उसके बाद से आरबीआई और सरकार की ओर से लगातार कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया। अब उस वैल्यू को अनलॉक करने की कोशिश या बेचने की कोशिश हो रही है। तो ये दो नाम जो हमारे सामने आ गए हैं, अब ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कौन से दो बैंक होंगे जिनका दरअसल विनिवेश होगा। तो अब आईओबी और सेंट्रल बैंक, ये दो नाम हमारे सामने, हमें पता है कि इन दो बैंकों का विनिवेश हो सकता है। अब बाजार और जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनके बीच जो बातचीत चल रही है वो ये कि जैसे अभी लक्ष्मण आपको बता रहे थे कि आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, लेकिन जिन दूसरे प्राइवेट बैंक से और दूसरे इन्वेस्टरों से हमारी बातचीत हो रही है, उनका ये कहना है कि वो 2-3 चीज़ें देखना चाहेंगे। पहली कि उम्मीद की जा रही है कि एक अट्रैक्टिव वीआरएस का पैकेज इन दोनों बैंकों के एम्प्लॉयज़ के लिए आएगा ताकि बड़े पैमाने पे वो एक ऑप्शन उन सभी कर्मचारियों के पास, अधिकारियों के पास हो जो प्राइवेट मैनेजमेंट के तहत काम नहीं करना चाहते। तो वो एक बार की वीआरएस के लिए ऑप्ट करेंगे। तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि कुल कितनी वर्कफोर्स दरअसल ट्रांसफ़र होती है। और दूसरे, एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो बनाई गई है, अस्तित्व में एक तरीके से अब आ रही है धीरे धीरे, और उस पर समझा जा रहा है कि इनके बड़े एनपीएस को वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो फाइनली कितना एनपीए इन बैंकों में रह जाता है, ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर उन सारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की नज़र है। उसके बाद फिर वैल्यूएशन का अंदाज़ा हमारे सामने है। जी, देखिए, इसमें दो समानांतर प्रक्रिया चल रही है। एक तो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि बैंकों की देखरेख करता है, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप ये बताइए कि प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या क्या हमें बदलाव करने होंगे कानून में। दूसरी बात ये बताइए कि एनपीए, जिसका जिक्र प्रदीप जी कर रहे थे, दूसरा जो कर्मचारी है उनको लेकर के हमको किस तरह के रोड मैप फाइनल करना है, क्या उनको किसी तरह का रिकैप करना है। तो इन सारे की चीज़ों को लेकर एक प्रेजेंटेशन नीति आयोग में देना है बैंकिंग डिपार्टमेंट को। साथ ही साथ रिजर्व डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को यह भी कहा गया, वित्त मंत्रालय को, कि आप रिजर्व बैंक से भी सलाह मशविरा करिए और रिजर्व बैंक से ये कहिए कि वो कंसल्टेशन करें और कंसल्टेशन करके बताएं कि किस तरीके से हम इस रोड मैप पे आगे बढ़ना है। और बता दूं कि समय सीमा बहुत नहीं दी गई, मुश्किल से हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर इनको एक कंसल्टेशन करना है। और एक और महत्वपूर्ण बात, इसमें यह भी कहा गया कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया रखा जाए। क्यों? क्योंकि जो अभी सरकारी बैंक है, आपने कोविड के समय में देखा सरकारी बैंकों ने बढ़ चढ़कर लोन बांटा, एनबीएफसी को नकदी की मुहैया कराई। तो इस तरह
तरह के जो कई बार सोशल एलिमेंट वाले जो काम होते हैं उसमें जिस तरह से सरकारी बैंक बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, तो हम वैसे खरीदार को दें तो ज़रूरी पड़ने पर इस तरह के गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लगा सके। तो जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है वो भी तय किया जाएगा इस कंसल्टेशन के बाद। तो मुझे लगता है कि सरकार काफ़ी संभल करके एक बेहतर हाथों में इन दोनों बैंकों को सौंपना चाहेगी। और एक और बात कि 51% हिस्सेदारी पहले चरण में बेचने की संभावना है, बाकी हिस्सेदारी अलग अलग किस्तों में बेची जाएगी। 51% हिस्सेदारी बेचने के साथ ही मैनेजमेंट कंट्रोल भी सरकार ट्रांसफर करेगी। तो इस तरह से यहाँ पे CNBC आवाज़ चैनल की न्यूज़ के अनुसार जो ये बताया गया है कि यहाँ पर जो बैंक कब तक यहाँ पे प्राइवेट कर दिया जाएगा और इसमें जो जो प्रावधान आएंगे उसे किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सरकार जो यहाँ पे कदम उठाने वाली है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा ही पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर। चलिए तो फिर मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।